नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम धामी ने साफ शब्दों में कहा है कि राज्य सरकार अतिक्रमण को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि सरकार एक व्यापक सेटलमेंट पॉलिसी लेकर आ रही है ताकि जमीनों से जुड़े मुद्दों का स्थायी समाधान किया जा सके। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी है कि नदियों, नालों समेत अन्य सार्वजनिक स्थलों पर हुए अवैध कब्जे पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि अतिक्रमण के समय पर तैनात अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी और लापरवाही सामने आने पर उन पर भी सख्त कार्रवाई होगी। हमने कह दिया है कि एक पूरी तरह से इसमें सेटलमेंट पॉलिसी, एक तो हम सेटलमेंट पॉलिसी लाएंगे, दूसरा एक निर्देश ये भी दिया है कि जो भी हमारे नदी, नाले, मुहाने या ऐसी ज़मीनें हैं जो उन पर अगर कहीं पर भी अतिक्रमण होगा या कुछ होगा तो जो उस समय के जो लोग वहाँ पर नियुक्त अधिकारी होंगे उनकी जिम्मेदारी और उनका उत्तरदायित्व फिक्स किया जाए। चारधाम यात्रा मार्ग की बहाली को लेकर सीएम धामी ने कहा कि गंगोत्री मार्ग खुल चुका है, लेकिन लगातार बारिश के चलते कई जगहों पर बीच बीच में संपर्क बाधित हो रहा है। उन्होंने बताया कि यमुनोत्री मार्ग पर खरसाली के पास काफी नुकसान हुआ है, जिसे दुरुस्त करने का काम तेजी से जारी है। सीएम ने भरोसा दिलाया है कि अगले 10 से 12 दिनों में इस मार्ग को पूरी तरह से ठीक कर लिया जाएगा और यात्रा सुचारू रूप से संचालित होगी। देखिए, अभी चूँकि कुछ एक स्थानों पर जैसे गंगोत्री का मार्ग है वो खुल तो गया है, लेकिन अभी कई स्थानों पर फिर भी मानसून होने के कारण से बीच बीच में संपर्क कट रहा है। यमुनोत्री मार्ग में खरसाली के आसपास काफ़ी नुकसान हुआ है, उस मार्ग को हम लोग बना रहे हैं। हमारा प्रयास है कि अगले 10-12 दिनों में पूरी तरह से हम इसको ठीक कर लेंगे, तो उस यात्रा को हम संचालित करेंगे वहाँ पर, और बद्रीनाथ, केदारनाथ, अन्य स्थानों पर हमारी यात्रा। सीएम धामी ने हिमालयी क्षेत्रों पर शोध को लेकर कहा कि हमेशा नीति आयोग में शोध की जरूरत पर जोर दिया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य के अंदर भी इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं और जो संस्थान इन क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखते हैं उनका सहयोग लेकर काम आगे बढ़ाया जाएगा। सीएम ने कहा कि इस विषय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पूरी जानकारी है और उनके मार्गदर्शन में ही आगे की रणनीति बनाई जाएगी। देखिए, मैंने हमेशा नीति आयोग में भी अपनी तरफ से सुझाव भी दिया है, और हिमालयी क्षेत्रों के लिए निश्चित रूप से एक शोध भी होना चाहिए। इसमें हम राज्य के अंदर भी कर रहे हैं। हमारा यहाँ के जो हमारे ऐसे संस्थान जो इन क्षेत्रों में अपना शोध करते हैं, जिनकी विशेषज्ञता है, विशिष्टताएँ हैं, उन सभी का हम सहयोग लेकर इस पर काम करेंगे। और बाकी देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सारी चीज़ें पहले से ही वो इनके बारे में जानकारी है, तो निश्चित रूप से हिमालयी राज्यों को पहले की तुलना में आज काफ़ी अनुदान भी बढ़ा है। जो आपदा के मद हैं उनमें भी परिवर्तन किया गया है, उससे काफ़ी सहायता मिलेगी। उत्तरकाशी के धराली और हर्षिल में आई आपदा के बाद कर्नल अजय कोठियाल के नेतृत्व में बनी जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। कमेटी के अध्यक्ष अजय कोठियाल ने बताया कि रिपोर्ट में कैसे आपदा से प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाई जाए और जिन लोगों की मौत हुई है उनके शवों को मलबे से बाहर निकालने को लेकर प्लान तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि पुनर्निर्माण को लेकर किन किन चीजों की आवश्यकता है और कैसे पुनर्निर्माण करना है, इस पर भी निर्णय लेने की आवश्यकता है। फिलहाल सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई है, अब फैसला सरकार को लेना है। मेरे को सीएम साहब ने, धामी जी ने भेजा था अपना रिप्रेजेंटेटिव बना करके कि जाऊं और जाकर के पहले तो देखूं किस प्रकार के असर आ रखे हैं डिजास्टर के पूरी धराली घाटी में और हरसिल घाटी में, और उसके बाद में आगे हमें क्या प्रोसेस करनी चाहिए। तो उसी के बेसिस पे एक जो एनआईएम के पुराने इंस्ट्रक्टर्स हैं और जो धराली के प्रॉपर रहने वाले जो लोग हैं उनको लेकर के मैं गया था, 4 लोगों की टीम। हम 2 दिन वहां रुके थे। उसमें फिर जो आपदाग्रस्त लोग हैं उनसे मिले, उसके बाद जो डैमेज हुए हैं, किस प्रकार से प्राकृतिक डैमेज हुए हैं उनको हमने देखा। उसके बाद में वहां पे किस प्रकार से एजेंसीज काम कर रही हैं, जो कि इनिशियली तो रेस्क्यू है और उसके बाद में रिहेबिलिटेशन की प्रोसेस में जाएं, उसको देख करके, और फिर डैमेज जो हो रखे हैं प्राकृतिक के डैमेज, उससे कहाँ कहाँ पे असर आ रखा है। जैसे किसी जगह में झील बन गई,
किसी जगह में सड़कें ऐसी टूट रही हैं कि वो पहाड़ ना बार बार नीचे आ रहे हैं जब जब सड़कों का दोबारा रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो उन्हीं के बेसिस पे फिर हमने एक रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट को मैंने गवर्नमेंट को सबमिट करा है। नेपाल हिंसा के बाद भारत नेपाल सीमा का जायजा लेने के उद्देश्य से आईजी कुमाऊं रिदम अग्रवाल सीमांत खटीमा क्षेत्र पहुंची, जहां उन्होंने खटीमा कोतवाली में जनता दरबार लगाकर जन समस्याओं को सुना। इस दौरान सीमांत क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए जनता और जनप्रतिनिधियों के सुझाव भी लिए गए। वहीं जन समस्याओं को सुनने के बाद आईजी कुमाऊं रिदम अग्रवाल ने तुरंत ही संबंधित पुलिस अधिकारियों को समस्याओं के निवारण के लिए निर्देश जारी किए। वहीं आईजी अग्रवाल ने बताया कि इस जनता दरबार का उद्देश्य जनता की समस्याओं को सुनकर उनका जल्द से जल्द निवारण करना है। नेपाल के विषय में बात करते हुए आईजी अग्रवाल ने कहा कि नेपाल के वर्तमान हालातों को देखते हुए भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की ओर से पूरी सतर्कता बरती जा रही है। उसका त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं और मैं अपेक्षा यही करती हूँ जो यहाँ पर सभी अधिकारी मौजूद हैं। सबसे वार्ता के बाद हम लोगों ने जिस जिस समस्या में टीम गठित किए जाने की आवश्यकता थी, जिस जिस समस्या में विवेचक को निर्देश दिए जाने की आवश्यकता थी, उसके अनुरूप कार्रवाई करते हुए 1 माह के भीतर खटीमा की जनता को हमारा प्रयास रहेगा एक पॉजिटिव आउटकम दिखे। देखिए, नेपाल में जो दुर्घटनाएं हो रही हैं और जितनी वहाँ कैजुअलिटीज़ और इंजरीज हुई हैं, कहीं ना कहीं नेपाल के कुछ जनपदों से हमारे जनपद उत्तराखंड के बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है। हमारा प्रयास ये है कि जनपद पर भारत सरकार और राज्य सरकार के निर्देशों के क्रम में और अपेक्षा अनुसार सुदृढ़ पेट्रोलिंग की जाए। वहाँ पर गश्त स्ट्रॉन्ग रहे, एसएसपी और लोकल पुलिस के साथ की जा रही है। साथ ही साथ मकसद ये है कि किसी भी प्रकार के क्रिमिनल एलिमेंट्स क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ना करें, नेपाल से भारत में दाखिल ना हो। जितना संज्ञान में आया है कि वहाँ पर काफ़ी जेल ब्रेक भी हुए हैं, कुछ अपराधी किस्म के लोग भी वहाँ से फरार हुए हैं। तो अपराधी अपराधी है, वो भारत या नेपाल का नहीं है। और अगर अपराधी वहाँ से फरार हुए हैं तो उनको शरण हिंदुस्तान में, भारत में नहीं दी जाए, यही एक प्रयास है। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने जसपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास को लेकर 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन राज्यपाल के नाम एसडीएम जसपुर को सौंपा। इस मौके पर विधायक के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं विधायक आदेश चौहान ने बताया कि क्षेत्र के विकास के लिए कई सालों से मांग उठाई जा रही है। हमारी प्रमुख मांग रोडवेज, बस स्टैंड, पॉलिटेक्निक कॉलेज और तीर्थ नगर डैम को राजस्व ग्राम घोषित करने की है। हमारी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर हमने महामहिम राज्यपाल के लिए ज्ञापन एसडीएम महोदय को दिया है, क्योंकि लगभग 25 वर्ष इस प्रदेश को बने हुए और लगभग 8.5 साल मुझे विधायक बने। मैं ये मांग शुरू से ही उठाता आ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि राज्यपाल निर्देशित करें सरकार को कि जो हमारा स्थापना दिवस आने वाला है उसमें इन मांगों को रखा जाए, उनकी घोषणा। क्योंकि सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ रोडवेज बस स्टैंड की लोग, बच्चे, बुजुर्ग, बीमार सड़कों पर खड़े रहते हैं, बसों का इंतजार करते रहते हैं। धूप हो, बरसात हो, ठंड हो, दुर्घटना का भी चांस बना रहता है। दूसरा, हमारा यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज काशीपुर में काफ़ी भीड़ है और हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक होना चाहिए, हमारे बच्चों को बाहर जाना पड़ता है। तो यहाँ पॉलिटेक्निक की स्थापना हो, उसकी मांग भी हमने करी। एक हमारे यहाँ तीर्थ नगर डैम एरिया है जिसकी मांग हमने करी कि भाई इसको या तो राजस्व ग्राम घोषित किया जाए या इसको किसी ग्राम सभा से जोड़ा जाए। उनको बहुत ऐसी सुविधाएं जो भारत सरकार से मिलने वाली है, उत्तराखंड सरकार से, जो उनको नहीं मिल पाए। एक हमारे यहाँ फेज 2 जसपुर में पेयजल की समस्या है, गर्मियों में जो हमारी नई आबादी बढ़ चुकी है, पानी की दिक्कत होती है। ज्योतिर्मठ क्षेत्र के चाय गांव में सीता माता को समर्पित अति प्राचीन मंदिर है, जहां सीता माता पाषाण शिला रूप में विराजित हैं। दरअसल इस प्राचीन मंदिर के हाल बेहाल हो गए हैं। वहीं पौराणिक मंदिर की वर्तमान स्थिति को देखते हुए ग्रामीणों ने इस मंदिर के जल्द जीर्णोद्धार के लिए बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी को ज्ञापन प्रेषित कर जल्द पुनर्निर्माण के लिए टेंडर जारी करने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि इस पौराणिक सीता माता मंदिर की इस हालत से चाय गांव सहित पूरे क्षेत्र के लोग आहत में हैं। वहीं बीकेटीसी की ओर से जल्द टेंडर जारी नहीं होने पर चाय
गांव के ग्रामीण धरना प्रदर्शन और जन आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। इसके अलावा बीकेटीसी की ओर से भी आश्वासन दिया गया है कि जल्द इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए ठोस कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। विकासनगर मुख्य बाजार में आगामी दीपावली पर्व पर लगने वाले पारंपरिक बाजार में इस बार बाहरी व्यापारियों की एंट्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। विधायक मुन्ना सिंह चौहान, नगर पालिका अध्यक्ष धीरज बॉबी नौटियाल और उद्योग एवं व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय गुप्ता ने इस पर प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने साफ कहा है कि पाबंदी के बावजूद अगर बाहरी व्यापारी को फंड लगाने में किसी भी व्यापारी ने मदद की या किराया वसूला तो संबंधित दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ भी दीपावली के बाद कार्रवाई निश्चित की जाएगी। दरअसल दीपावली बाजार को लेकर पालिका प्रशासन, कोतवाली पुलिस और व्यापारियों की बैठक आयोजित हुई। विधायक मुन्ना सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सर्वसम्मति से तय हुआ कि बाहर से आने वाले व्यापारी स्थानीय बाजार को नुकसान पहुंचाते हैं। कई बार स्थानीय दुकानदार भी उन्हें किराए पर जगह मुहैया कराते हैं। ऐसे में अब ऐसे दुकानदारों पर जुर्माना लगाया जाएगा और किसी भी बाहरी व्यक्ति को फंड लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। देखिए, विकासनगर बाजार हमारा बहुत एक परंपरागत बाजार है और दिवाली के त्योहार पे बेशुमार भीड़ यहाँ रहती है, लेकिन कुछ अनऑथराइज्ड ट्रेडर्स पूरे सड़क पे कब्जा कर लेते हैं फड़ के नाम पर। उनकी कोई आइडेंटिटी का कुछ पता नहीं होता, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी पैदा होती है और साथ ही साथ स्थानीय व्यापार भी उससे मरता है और कुछ थोड़ी अवैधानिक गतिविधि भी कुछ लोग करने लगते हैं। सड़क को के सामने का उस जो फड़ की जगह होती है उसको बेचना शुरू करते, वो करने लगते। इसलिए जो कोई इस तरीके से गैर कानूनी काम करेगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और अनऑथराइज तरीके से किसी को इस प्रकार से फड़ पे दुकान सजाने का कारोबार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हाँ, जो दुकानदार है जो पीढ़ियों से कारोबार करता आया है, दिवाली के दौरान वो फुटपाथ पे थोड़ा अपना सामान फैलाता है, बाहर थोड़ा आगे तक फैलाता है, तो उसमें प्रशासन हर तरीके से सहयोग भी करता है, करना भी चाहिए। लेकिन जो लोग खुद कारोबार नहीं कर रहे हैं, केवल अवैध तरीके से उसको बेच रहे हैं या लोग बाहर से आकर के उस फड़ पे पूरे सड़क पे कब्जा कर लेते हैं, वो व्यापारियों की टीम प्रशासन के साथ सहयोग करेगी, उनको चिन्हित करके और उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। किसी को भी अनुमति नहीं। पिछले कई 3-4 सालों से ये देखा जा रहा था कि बाहरी व्यक्ति आकर के यहाँ पर बिजनेस करने लगा है कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए, जैसे कि 3-4 दिन, जैसे दिवाली होती है, 3-4 दिन की दिवाली होती है, वो अपना माल लाते हैं और वो कहाँ से क्या चोरी का माल ला रहे हैं, कैसा माल ला रहे हैं, विदाउट जीएसटी माल ला रहे हैं और उठा करके सस्ते में दामों में बेच करके चले जाते हैं। बाद में हमारा ग्राहक और व्यापारी बड़ा परेशान रहता है कि यार हमारी दुकानदारी हुई नहीं, हमने इतना मेहनत से जीएसटी दे करके दुकानदारी करके उनकी कोई दुकानदारी नहीं हो पाती, सस्ता माल उड़ जाता है जल्दी। जबकि पता चला कि वो सारा माल विदाउट जीएसटी चोरी का माल है। तो इस तरह का हमने अब सारे व्यापारियों ने निर्णय लिया है कि इस बाहरी व्यक्तियों को, बाहर से आए इन फंड लगाने वालों को बिल्कुल फंड लगाने नहीं दिया जाएगा। सख्ती से ये नियम बना दिया गया। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे कुछ खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। ज्योतिर्मठ प्रखंड की कल्प घाटी के आराध्य मां कालिंका की देवरा यात्रा ने डुमक गांव के वजीर देवता से भेंट की। उसके बाद चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ के धाम पहुंची, जहां तीर्थ यात्रियों ने पुष्प वर्षा कर देवरा यात्रा का स्वागत किया। वहीं मां कालिंका का भगवान रुद्रनाथ से देव मिलन भेंट हुई। इस पावन अवसर पर पुजारी और श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। आपको बता दें कि कल्प घाटी की देवी कालिंका मां करीब 34 सालों के बाद देवरा रथ यात्रा पर निकली हैं। देहरादून स्वास्थ्य महकमे की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार जिले में पिछले साल महीने में कुल 81 जच्चा बच्चा की मौत दर्ज की गई है, जिसमें से 63 महिलाएं और 18 बच्चे शामिल हैं। मृत बच्चों की उम्र
0 वर्ष से 5 वर्ष के बीच बताई जा रही है। सीएमओ देहरादून ने कहा कि इस आंकड़े को जिले के संदर्भ में सबसे कम माना जा रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों में आशंका और सवाल बने हुए हैं कि क्या ये संकेत प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की कमजोरियों की तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए, लगातार हमारे द्वारा इसमें समीक्षा भी की जाती है और जहाँ तक हम मादक मृत्यु की बात करें तो एक तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी को समय से पहचानना और उसके बाद समय से उनका संबंधित जहाँ अस्पताल में इलाज हो सकता है वहाँ उनको रेफर किया जाना। जो हमारे डिलीवरी पॉइंट हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाना, वो हम कर रहे हैं कोशिश कि हमारे जो डिलीवरी पॉइंट हैं उनको हम स्ट्रेंथन करें और जो मरीज़ का जो रेफरल है वो नियमानुसार हो, टाइम से रेफरल हो, रेफरल के लिए समय से उसको वाहन उपलब्ध हो जाए और जहाँ पे उसको रेफ़र किया जा रहा है वहाँ उस अस्पताल में भी बात कर ली जाए कि वहाँ पे सुविधा उपलब्ध है कि नहीं है, जिससे कि मरीज़ का समय खराब ना हो। तो ये सब चीज़ों का प्रयास जो है लगातार किए जा रहे हैं इम्प्रूव करने के लिए और आप देखेंगे कि इसी का फल है कि देहरादून ज़िले का अगर हम बात करें तो पूरे उत्तराखंड के कंपेरिजन में और देश के कंपेरिजन में माद मृत्यु भी और शिशु मृत्यु में भी वो काफ़ी कम। स्वास्थ्य महकमे की ओर से जारी किए गए एक आंकड़े को अगर आप देखेंगे तो वाकई में आप चौंक जाएंगे, क्योंकि 4 महीने में फिलहाल 81 ऐसी जच्चा बच्चा हैं जिनकी की देहरादून जिले के भीतर जो है प्रसव के दौरान मृत्यु हो गई। ये आंकड़ा वाकई में काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि फिलहाल देहरादून जो है वो उत्तराखंड की राजधानी भी है, सबसे ज्यादा मेडिकल सुविधाएं भी यहाँ पर मौजूद है। उसके बावजूद भी इस तरह के जो घटनाक्रम होते हैं वो स्वास्थ्य विभाग पर एक बड़ा सवाल जरूर कहा जा सकता है। यहाँ सीएमओ से भी हमारे द्वारा बात की गई थी तो उनका भी यही कहना है कि पूरे प्रदेश भर में देहरादून शहर के भीतर का जो ये आंकड़ा है, जो जिले के भीतर का आंकड़ा है, वो काफी कम है बाकी क्षेत्रों के अनुसार। तो जाहिर सी बात है कि जो दूरस्थ क्षेत्र है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर यह आंकड़ा और ज्यादा अधिक है और कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य की बदहाली है वो इस आंकड़े से साफ नजर आती है। अब स्वास्थ्य महकमा इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कदम उठाएगा, क्या कुछ स्वास्थ्य विभाग जो है अपनी तैयारियां करेगा और किस तरह से इस आंकड़े को कम करेगा, ये एक बड़ा सवाल जरूर है। कैमरा से योगी तिलक के साथ आलोक सेन। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में रोडवेज बसों का संचालन 14वें दिन शुरू हो गया है, जिसमें यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। बसों का संचालन शुरू होने से एक बार फिर लोहाघाट रोडवेज बस स्टेशन में रौनक लौट आई। लोहाघाट डिपो के वरिष्ठ लिपिक सूरज भान ने बताया कि 29 अगस्त से राष्ट्रीय राजमार्ग के स्वाला में सड़क बंद पड़ी थी, जिसके चलते बसों का संचालन ठप पड़ा था और डिपो को लगभग 30 लाख रुपए से ज्यादा का घाटा हुआ। उन्होंने बताया कि आज से दिल्ली, देहरादून, गुड़गांव, हल्द्वानी और बरेली शहरों के लिए बसों का संचालन शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि आज यात्रियों को बसों के संचालन की जानकारी न होने से यात्रियों की भीड़ कम रही है। 29 अगस्त से जो हमारे परिवहन निगम की बसों का पहिया लगभग एकदम रुक जैसा गया, क्योंकि स्वाला में जो आपदा आई, भूस्खलन के कारण अभी तक बसों का संचालन नहीं हुआ था। कल शाम को मात्र एक बस, जब सूचना प्राप्त हुई कि बसें जो संचालित कर दी जाए, तो हमारे द्वारा यहाँ से भेजी गई और आज भी जो बसें जा रही हैं उनमें यात्री कम ही मिल रहे हैं। लगभग जो हमें पर डे के 2.5 से 3 लाख लगभग पर डे का एवरेज का हमारा जो नुकसान हुआ है, तो इस तरह से लगभग 42 लाख रुपए के नुकसान में हम अभी तक पहुंच चुके। क्या बताएं, ये रोड की वजह से सभी दिक्कत ही तो हो रही है जहाँ तहाँ ना, इसलिए हमें अच्छा लगा जो कि रोड खुल गई तो बढ़िया लगा, जो कि हमारी गाड़ियाँ जो हैं चल रही हैं, तो बहुत खुशी की बात है ये। ऐसे रोड बंद ना हो तो बढ़िया चलेगा जो भी है। तो राहत मिली इस समय बहुत राहत मिली है। यात्रियों वो कह भी रहे हैं रोड खुल गई, अच्छा हुआ, नहीं तो बहुत दिक्कतों का सामना करके उनको लोहाघाट चंपावत आना पड़ रहा था। तो उधर से आ रहे थे वो सिफ्टी साइड से पूना भी अमोड़ी होते हुए वहाँ निकल रहे थे अमोड़ी में। उसके बाद जो है तो जो रोड खुल गई तो इस हिसाब से अब जो है तो बहुत राहत मिली है, पैसेंजर भी सही है। इसी के साथ देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएम मोदी का हवाई सर्वेक्षण रद्द हो गया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पीएम नरेंद्र मोदी का हवाई सर्वेक्षण रद्द हो गया है। मौसम खराब होने से हवाई सर्वेक्षण रोका गया है। एयरपोर्ट पर सीएम धामी ने
पीएम मोदी का स्वागत किया। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, पीएम मोदी का हवाई सर्वेक्षण रद्द कर दिया गया है और मौसम खराब होने की वजह से ये हवाई सर्वेक्षण रद्द किया गया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है देहरादून से, जहां पीएम मोदी का आगमन हुआ और अब हवाई सर्वेक्षण रद्द कर दिया गया है। मौसम खराब होने की वजह से हवाई सर्वेक्षण पर रोक लगाई गई है। हवाई सर्वेक्षण रद्द कर दिया है। एयरपोर्ट पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी का स्वागत किया था। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां मौसम खराब होने की वजह से हवाई सर्वेक्षण रोक दिया गया है, रद्द कर दिया है। एयरपोर्ट पर सीएम धामी ने पीएम मोदी का स्वागत किया था। उत्तराखंड दौरे पर नरेंद्र मोदी हैं। इसी के साथ हवाई सर्वेक्षण की तैयारियां थी, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से अब हवाई सर्वेक्षण रद्द कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पीएम मोदी का हवाई सर्वेक्षण रद्द कर दिया गया है। मौसम खराब होना इसकी वजह बताई गई है और एयरपोर्ट पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत किया था। उनका आज हवाई सर्वेक्षण की तैयारियां पूरी की गई थी, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से हवाई सर्वेक्षण पर रोक लगा दी गई है। हवाई सर्वेक्षण को रद्द कर दिया गया है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पीएम मोदी का हवाई सर्वेक्षण था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से हवाई सर्वेक्षण रद्द कर दिया गया है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों पर पीएम मोदी हवाई सर्वेक्षण करने वाले थे, वहां का जायजा लेने वाले थे, निरीक्षण करने वाले थे हवाई सर्वेक्षण के द्वारा, लेकिन अब मौसम खराब होने की वजह से जो सर्वेक्षण है उसको रद्द कर दिया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत किया था। आपदा के चलते पीएम मोदी प्रदेश में पहुंचे थे और हवाई सर्वेक्षण करने की तैयारियां थी, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से हवाई सर्वेक्षण पर रोक लगी है। हवाई सर्वेक्षण को आज के लिए रद्द कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है देहरादून से, जहां पीएम नरेंद्र मोदी का जो हवाई सर्वेक्षण था उसे रद्द कर दिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरीके से बड़ी खबर सामने आई है, मौसम खराब होने की वजह से पीएम नरेंद्र मोदी का हवाई सर्वेक्षण था वो रद्द कर दिया है, आगे क्या कुछ अपडेट मिल पा रहे हैं? देखिए प्रिया, जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आज आपदा प्रभावित का हवाई सर्वेक्षण करने के लिए दौरे पर पहुंचे थे, लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जता दिया था कि पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश रहने वाली है, मौसम खराब दोपहर बाद से होना शुरू हो जाएगा, उस तरह की तस्वीरें जब आनी शुरू हुई तो उसके बाद देखा गया कि मौसम साफ होता है नहीं है। लेकिन इसके बाद अगर देखा जाए तो जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां पर जो है उनकी मुलाकात की गई, स्वागत किया गया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से, और उसके बाद उन्हें जानकारी दी गई कि मौसम खराब होने की वजह से जो है आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण जो है, हवाई सर्वेक्षण जो है वो नहीं किया जा सकता, जिस कारण जो है उनका जो हवाई सर्वेक्षण का दौरा है वो रद्द किया गया है। हालांकि अगर देखा जाए तो एयरपोर्ट पर पीएम मोदी जो है बैठक कर रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, अन्य अधिकारी हैं, आपदा से जुड़े अधिकारी हैं, जो अंतर मंत्रालय से आए हुए अधिकारी हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। तो तमाम जो प्रस्तुतिकरण रिपोर्ट है वो वहां पर दी जा रही है, उसमें बताया जा रहा है किस तरह से नुकसान जो है क्षेत्र में हुआ है। और इसके साथ साथ अब कुछ देर बाद जो है प्रधानमंत्री आपदा प्रभावित लोगों से भी वहां जोली ग्रांट में जो राज्य अतिथि गृह है कुछ नजदीक में वहां मुलाकात करेंगे, और वहां जो है इसके साथ साथ आपदा में काम करने वाले सेना के जवान हो, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, उनके जो आपदा वीर जिन्हें कहा गया है वो वहां पर मौजूद होंगे। उनसे भी मुलाकात कर उनसे भी स्थिति से की जानकारी लेंगे कि उस वक्त किस तरह की स्थिति थी, कितना कठिन परिस्थितियां थी जिन पर काम किया गया, उनका हौसला भी बढ़ाएंगे, और साथ साथ जो प्रभावित लोग हैं उनसे मुलाकात कर उनका भी ढांढस बढ़ाने का काम करेंगे कि राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, वो हर इस आपदा घड़ी में पूरी तरह साथ है। तो इस निश्चित तौर पर अभी फिलहाल अधिकारियों के साथ बैठक चल रही है हवाई सर्वेक्षण रद्द होने के बाद। अब कुछ ही देर बाद जो है वह जो प्रभावित लोग हैं और आपदा वीर है उनसे मुलाकात करेंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद योगेश हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।